हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, प्रयास 2.0 की सीरीज में आज हम 2015 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2015 का जो पेपर आया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा जरूर देखते रहिएगा और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। जैसे कि मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है उसके आपको नोट्स जरूर बनाना है। बाकी के जो सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इसमें आप क्वेश्चन को लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन मैथ के नोट्स जरूर बनाना है। तो चलिए बच्चों, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2015 का पेपर है। ठीक है, 2015 में जो आपकी परीक्षा हुई थी वो 15 फरवरी और 2015 को हुई थी। 15 फरवरी को आपका एग्जाम है वो लिया गया था। तो इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम हिंदी का जो पोर्शन है इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर हमारा जो मैथ का पोर्शन रहेगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हिंदी में हमारा पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा की लिपि निम्नलिखित में से कौन सी है। लिपि का मतलब होता है जो लिखने वाली लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। इसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, राजा मान सिंह और पंडित विष्णु दिगंबर। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो इस पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसमें बैजू बावरा आंसर होगा, लेकिन ये बैजू बावरा सही आंसर नहीं है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में गलत आंसर दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो स्वामी हरिदास है। संगीत सम्राट तो तानसेन के जो गुरु थे वो कौन थे, स्वामी हरिदास थे। और तानसेन किसके दरबार के गायक थे, कवि थे, तो वो जो मुगल बादशाह थे अकबर, उनके दरबार के संगीत सम्राट थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं। बात्सर रस के, श्रृंगार के, करुण के या फिर शांत के। देखो, जो सूरदास की अगर बात करें तो सूरदास जी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और कृष्ण भगवान का उन्होंने बाल रूप का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो जहां पे भी बाल रूप की बात आती है वहां पे हमारा कौन सा रस होता है, वहां पे होता है बात्सर रस। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, किस गायिका का संबंध इंदौर से है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और लता मंगेशकर। तो जो लता मंगेशकर हैं ये हमारी इंदौर की थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर की थी। इनके जो फादर थे वो इंदौर से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर को ही स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोठा छंद में मात्राएं होती हैं। सोठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोठा छंद की पहली और तृतीय पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी में 13-13 होती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है, श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह वाक्य है। देखो यहाँ पे एक ही कर्ता के, एक ही सब्जेक्ट की दो खूबियां बताई गई हैं। पहले तो बताया गया कि वो ईमानदार है और दूसरा क्या बताया गया है, वो प्रतिभाशाली भी है। तो कर्ता तो यहाँ पे एक ही है, श्रुति है, लेकिन इसकी खूबियां दो बताई गई हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, युवावस्था शब्द का संधि विच्छेद है। युवावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, युवावस्था का संधि विच्छेद होता है युवा धन अवस्था। ठीक है, युवा धन अवस्था इसका संधि विच्छेद होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और युवावस्था में जो संधि है वो स्वर संधि है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, वन का पर्यायवाची शब्द है। वन का पर्यायवाची क्या है, गिरी, कानन, तटनी और अचल। तो वन का जो पर्यायवाची शब्द है वो कानन होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन का पर्यायवाची क्या होता है, कानन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त होता होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो इतिहास से संबंधित वस्तुओं के लिए जो चीज उपयोग की जाती है वो क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हिंदी सब्जेक्ट से ही है, क्योंकि पेपर में आपके 15 नंबर के आते हैं हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन
दिया गया है हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है, ये मुहावरे से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, याद रखना पेपर में 1 नंबर का मुहावरा कभी कभी पूछ लेता है। हाथ पांव फूलने का मतलब क्या होता है? सूजन आ जाना, ताकतवर हो जाना, घबरा जाना और खुश होना। देखो, हाथ पांव कब फूलते हैं? जब सूजन आ जाती है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुहावरे का मतलब ही होता है कि उसके सामान्य अर्थ से भिन्न है, क्योंकि आपको उसको पढ़ने में जो आपको समझ में आ रहा हो उससे अलग उसका अर्थ होता है। ठीक है, तो हाथ पांव फूलने का अर्थ होता है घबरा जाना। जब आदमी घबरा जाता है तब इस कथन का यूज किया जाता है कि उसके हाथ पांव फूल गए। ठीक है, हाथ पांव फूल जाना ये तब यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, घबरा जाना। हाथ पांव फूलने का अर्थ होगा घबरा जाना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से या फिर झारखंड से? बिरसा मुंडा का जो संबंध था वो मध्य प्रदेश से था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना नहीं है, इनमें से कौन ऐसी रचना है जो कि तुलसीदास जी की नहीं है? रामचरितमानस, रामचंद्र का, विनय पत्र का और दोहाबली। तो बेटा इसमें से जो रामचंद्र का है वो तुलसीदास जी की रचना नहीं है। ठीक है, रामचंद्र का तुलसीदास जी की रचना नहीं है। बाकी की जो रचना है जैसे कि रामचरितमानस, विनय पत्र का, दोहाबली, ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तो जहां पे भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? अवयवी भाव, कायम धाराएं, द्विगु और बहुव्रीहि। तो अवयवी भाव समास एक ऐसा समास होता है जिसमें पहला पद क्या होता है बेटा? प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारे 15 तक हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जल्दी से इंग्लिश के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, तो इंग्लिश हमारी शुरू हो गई है। इंग्लिश में हमारा पहला ही क्वेश्चन है, वन हु कट्स वुड इज, यानी कि जो लकड़ी काटता है उसको क्या कहेंगे? बार्बर, वुड कटर, ब्लैक स्मिथ और फार्मर। तो देखो, जो लकड़ी काटता है उसको क्या बोलते हैं? वुड कटर कहते हैं, है ना। लकड़ी काटने वाले को क्या बोलते हैं? वुड कटर बोलते हैं। बार्बर यानी तो होता है नाई जो कि बाल काटता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वुड कटर हो जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, तीजन बाई है संग मैनी पांडवनी सॉन्ग्स। इसका द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंसेज, यानी कि जो हमें ये सेंटेंस दिया गया है इसका हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। इसमें लिखा हुआ है मैनी पांडवनी सॉन्ग्स। अब देखो यहाँ पे सॉन्ग्स बहुत सारे हैं, है ना, बहुवचन है। अगर सिर्फ एक गाना होता तो हम यहाँ पे हैज बीन लगाते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गाने, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव बीन आएगी। तो मैनी पांडवनी सॉन्ग्स हैव बीन। अब यहाँ पे आएगा फर्स्ट फॉर्म, तो आएगी सिंगिंग, सिंग। फिर उसके बाद आएगा बाई, तीजन बाई। ठीक है, क्या आएगा? मैनी पांडवनी सॉन्ग हैव बीन संग बाई तेजन बाई। तीजन बाई या तेजन बाई जो भी इनका नाम हो। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, यू आएगा। ठीक है, तो मैनी पांडवनी सॉन्ग हैव बीन संग बाई तीजन बाई। और आप देख सकते हो बी ऑप्शन में सेम आपको यही दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, ही इज एमबीए, एन ए द और नॉन ऑफ दीज। देखो, इनमें हमें आर्टिकल बनना है। अब एमबीए जो शब्द है ना उसको अपन हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एमबीए। ठीक है, ये एमबीए लिखा हुआ है ना। और देखो ये शुरुआत तो स्वर से हो रहा है, ये क्या होता है? हमारा स्वर होता है। ठीक है, लिखने में तो ये व्यंजन के जैसा है, लेकिन पढ़ने में कैसा है? स्वर के जैसा है। तो इसके आगे किसका यूज होगा? इसके आगे दोस्तों यूज होगा एन का। ही एज एन एमबीए, ये ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, मैंने ये रूल भी आपको बताया था कि जो कोई शब्द अगर देखने में तो व्यंजन के जैसा है लेकिन पढ़ने में स्वर के जैसा है तो उसमें क्या आता है? एन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसके बाद है 19, चूज द ऑड वन, इनमें से अलग बताओ। पेन, पेंसिल, इरेजर और चेयर। देखो,
आप किसी भी एक बच्चे से पूछोगे, उसका जो बॉक्स होता है ज्योमेट्री बॉक्स, उसको देखोगे तो उसमें पेन भी मिलेगा, पेंसिल भी मिलेगी, इरेजर भी मिलेगी, लेकिन उसमें चेयर नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए इसमें जो अलग है वो क्या है, चेयर है। चेयर इसमें अलग है, ठीक है। तो इसमें और क्या हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ टाइगर इज। टाइगर का जो स्त्रीलिंग है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइगर, टाइग्रेस, सी टाइगर और टाइगरी। देखो टाइगरी है, ये तो अच्छा वर्ड है। देखो जो फेमिनिन जेंडर होता है टाइगर का, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें लास्ट में ई डबल एस जोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए उसमें ई डबल एस जोड़ दिया जाता है। तो अगर टाइगर में ई डबल एस जोड़ देंगे तो इसका बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा, टाइग्रेस। टाइगर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, टाइग्रेस होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है 21 क्वेश्चन, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स यानी स्वर। तो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 22, द प्लूरल फॉर्म ऑफ आर्मी इज। आर्मी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, आर्मी का प्लूरल बताना है। देखो यहाँ पे लास्ट में बाई आया हुआ है ना, तो हम बाई को किससे रिप्लेस कर देते हैं, आईईएस से कर देते हैं, ठीक है। तो आर्मी का हो जाएगा ए आर एम, और बाई की जगह पे आ जाएगा ई आई ई एस, आर्मीज, ठीक है। ए आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। द प्लूरल फॉर्म ऑफ आर्मी इज आर्मीज हो जाएगा। इसके बाद 23 है, अ बर्निंग इशू मीन्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। अ बर्निंग इशू मीन्स अ पेनफुल टॉपिक, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एन अनवांटेड टॉपिक और यूजलेस टॉपिक। तो इसका आंसर होता है एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 24, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया है। आई प्रेफर मिल्क टी। मैं कॉफी पसंद करता हूं किसकी तुलना में, टी की। तो जहां पे भी तुलना की बात की गई हो वहां पे क्या आता है, देन आता है। आई प्रेफर मिल्क देन टी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 25 क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ सिंपल इज। सिंपल का नाउन फॉर्म क्या होगा, सैंपल, सिंपली, सिंपलीफाई और सिंपलिसिटी। तो इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो डी ऑप्शन सिंपलिसिटी होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, रहीम वॉचेस टीवी डेली, द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द एबव इज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रहीम है वो रोज टीवी देखता है, इसका हमें नेगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा रहीम, ठीक है, रहीम आ गया। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे नाम दिया गया है, नाम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज नॉट आएगी। तो रहीम डज नॉट वॉच। अब इसमें से देखो यहाँ पे जो ईएस जुड़ा हुआ है ना, इसको हटा देंगे क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं। तो रहीम डज नॉट वॉच टीवी डेली, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैच कर लेते हैं किसमें दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, रहीम डज नॉट वॉच टीवी डेली, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में ईएस हट जाता है और डज नॉट या फिर डू नॉट जुड़ जाता है। तो यहाँ पे रहीम था, किसी का नाम था, इसलिए क्या जुड़ा, डज नॉट जुड़ा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन है, आई हैव अ न्यू कार। मेरे पास एक नई कार है। द सेंटेंस इज इन टेंस, यानी कि जो ये सेंटेंस दिया गया है वो कौन से टेंस का है। देखो यहाँ पे हैव तो लगा हुआ है, ठीक है। अब हैव से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये परफेक्ट का है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हैव के साथ हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, तो हैव के साथ आती है हमेशा तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है ना। और हैव इसलिए यूज किया गया है क्योंकि कहीं कहीं पे हैव का मतलब क्या होता है, पास, मेरे पास। जब मेरे पास के लिए बात आती है तो वहां पे भी हैव का यूज किया जाता है, एज अ स्पेलिंग, एज अ वर्ड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं हुआ है। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता तो यहाँ पे जो न्यू है ना, इसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाती, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका यूज किया गया है ये बताने के लिए कि मेरे पास, आई हैव, है ना, जैसे बोलते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। तो इसमें जो सेंटेंस होगा वो बी ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसमें कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड इज। बैड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी। देखो बैड की जो तीनों डिग्री होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। पहली होती है बैड, दूसरी होती है वर्स्ट और तीसरी होती है बर्स्ट, WORST।
तो इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो सी ऑप्शन बस्ट हो जाएगी। 29 क्वेश्चन है, इज द साइलेंट लेटर इन जज। अब इस जज में साइलेंट लेटर क्या है, देखो ये इसको अपन ने क्या पढ़ा, जज पढ़ा, ठीक है। तो इसमें जो साइलेंट लेटर है वो डी है, ठीक है। डी क्या है इसमें, साइलेंट है। साइलेंट लेटर क्या होते हैं, जिनको अपन पढ़ते नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा इसमें, साइलेंट। यहाँ पे लिख देंगे डी इज द साइलेंट लेटर इन जज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जज। इसके बाद है 30, द राइमिंग वर्ड ऑफ स्ट्रिंग इज। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है। स्ट्रिंग का हमें राइमिंग बता रहा है। राइमिंग का मतलब होता है जो कि पढ़ने में एक जैसा हो। तो ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग, ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, ये लिखा हुआ है स्ट्रेंज, ये लिखा हुआ है विरिंग और ये लिखा हुआ है ब्रॉड। इसका जो राइमिंग वर्ड होगा वो ब्रिंग होगा। देखो दोनों को पढ़ के देखो, स्ट्रिंग विरिंग, स्ट्रिंग ब्रिंग, है ना, पढ़ने में एक जैसा, इसलिए 30 का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन ब्रिंग हो जाएगा। अब इसके बाद हमारी पर्यावरण यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये तो हिंदी का पेपर है, इंग्लिश वालों को कैसे समझ में आएगा। बेटा हमने बहुत कोशिश की, लेकिन 2015 का, आज से कम आप मान लो 9 साल पुराना पेपर निकालना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर तो हमें नहीं मिला है, आप इसी से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो क्या पूछ रहा है। मैं इंग्लिश में बेसिक भी आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। एंड अगर इसका हमें पेपर मिल जाएगा तो हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट अभी के लिए तो आपको हिंदी से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंग्लिश मीडियम का पेपर हमारे पास नहीं है। एंड 31 क्वेश्चन है हमारा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो बेटा जो ओजोन दिवस है वो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32, नीली क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, रेशम उत्पादन से और शहद उत्पादन से। देखो नीली, नीला क्या होता है, पानी होता है, और पानी में क्या रहती है, मछली रहती है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे होगा, मछली उत्पादन से होगा। इसके बाद 33 क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉट स्पॉट है। जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है वो क्या है, समुद्र है, ग्लेशियर है, नदियां हैं या फिर जंगल है। तो जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है वो जंगल है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इस क्वेश्चन का आंसर इस बुक के सॉल्यूशन में थोड़ा सा अलग होगा, तो कंफ्यूज मत होना, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन ही है। 34 क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 20%, 50%, 78% और 0.03%। तो नाइट्रोजन एन से लिखते हैं इसको, ये वायुमंडल में पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन ये पाया जाता है 21%, और जो बाकी का 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो अदर गैसेस हैं वो आती हैं। मेजरली 2 गैसेस आपकी होती हैं, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत हो जाएगा 78%। अगला क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत का स्रोत नहीं है। इसमें से हमें जो नेचुरल फाइबर है वो बताना है कि इनमें से ऐसा कौन है जो नेचुरल फाइबर नहीं है। कपास, पटसन, नाइलॉन और रेशम। तो जो नाइलॉन होता है ना वो हमारा नेचुरल फाइबर नहीं होता है, तो 35 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद है इसमें 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण है। ह्यूमस, मूल चट्टान, मनुष्य और जलवायु। तो मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए जो तत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ह्यूमस होता है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। कर्नाटक में, पूर्वी भारत में, उत्तराखंड में और केरल में। तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर इस बुक के सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो याद रखना चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, है ना। इसके बाद 38 क्वेश्चन है, शोर नापने की इकाई है सेंटीमीटर, डेसिबल, सेल्सियस और मिलीबार। तो शोर नापने की यानी कि ध्वनि नापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गी की नस्ल से संबंधित है। साइलो, गंबूसिया, ब्रूडर और कड़कनाथ। तो मुर्गी की नस्ल से जो संबंधित है वो कड़कनाथ है। कड़कनाथ एक मुर्गी आती है या मुर्गा आता है जो कि बहुत फेमस है। इसके बाद 40 क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व है शर्करा, प्रोटीन, वसा, ये सभी। तो देखो जो दूध है उसमें शर्करा भी पाई जाती है, प्रोटीन भी पाया जाता है और वसा भी पाई जाती है, ठीक है। तो दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व ये सभी हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और अगर यहाँ पे ये सभी नहीं होता तो फिर इसका आंसर प्रोटीन होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत है गेहूं का खेत, धान का खेत, गन्ने का खेत और फलों का बाग। तो भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत धान का खेत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 42 क्वेश्चन है, ताजमहल प्रभावित हो रहा है मथुरा रिफाइनरी द्वारा हो रहे वायु प्रदूषण के कारण, संगमरमर के क्षरण के कारण, यमुना के प्रदूषण के कारण और उपयुक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ताजमहल प्रभावित हो रहा है इन सभी कारणों के कारण। इसके बाद 43 क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम और जैव भार। तो ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है वो जैव भार है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर संबंधित है? कांगे, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और कान्हा। तो सफेद शेर है वो रीवा में पाए जाते हैं, तो इससे संबंधित जो राष्ट्रीय उद्यान होगा वो बांधवगढ़ होगा। 44 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटित नहीं होता है? पेपर, प्लास्टिक, सेल्यूलोज, प्लास्टिक और सेल्यूलोज दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, प्लास्टिक। अब हमारे यहाँ से सामान्य विज्ञान यानी कि जो जीके है वो स्टार्ट हो जाती है, जनरल नॉलेज। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी व मलाला यूसुफजई, बराक ओबामा, मनमोहन सिंह और अमर्त्य सेन। तो पहला ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी व मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। 47 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 47, किस खेल में 2020 मैच खेले जाते हैं? 2020 किस में होता है? तो 2020 होता है क्रिकेट में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, केरल में, उत्तराखंड में और उड़ीसा में। तो चिल्का झील हमारे डी ऑप्शन उड़ीसा में स्थित है। 48 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, सोडियम का संकेत है। देखो सोडियम को लिखा जाता है Na। क्या लिखा जाता है? Na लिखा जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये स्टार्ट तो सो से हो रहा है, सा से हो रहा है, लेकिन इसको लिखा तो Na जा रहा है। तो ये साइंस है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो सोडियम का जो संकेत है वो Na होता है। Na मीन्स सोडियम। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा 50, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 51 क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। इसके बाद 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सेवा क्षेत्र से है? कृषि का, खनन का, बीमा का और कारखाना का। तो जो कारखाना है इसका संबंध सेवा क्षेत्र से होता है। इसके बाद 53 क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राजमोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले और आत्माराम पांडुरंग। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 54, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल में, गोवा में, दिल्ली में और हरियाणा में। तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता किसी राज्य में है वो केरल है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी किस लेखक द्वारा लिखी गई? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास और रहीम। तो नमक का दरोगा कहानी लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में समुद्र किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? नीला, हरा, सफेद और काला। देखो जो पानी होता है वो नीला होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्र का जो रंग है मानचित्र में वो क्या है? नीला है। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल मतलब जो कि जून जुलाई में बोई जाए और सितंबर अक्टूबर में काटी जाए। तो गेहूं, चना, धान और जौ। देखो जो धान है वो एक खरीफ की फसल है, इसको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के समथिंग काटा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 58। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 एंड 58 क्वेश्चन में बोला गया है, वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष और 25 वर्ष। देखो वोट देने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हो। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद 59 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1950 में, 1929 में और 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी वो 1945 में की गई थी।
डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में और दक्षिण तटीय भाग में। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो जीके है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम यहाँ से साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस के 61 से लेके 80 तक जो क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है टोटल, उनको पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइंस में 61। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है 2, 6, 8 और 18। तो देखो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होते हैं 2, 8, 18, 18 और फिर 32। तो पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 क्वेश्चन है, आंख के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंख के सामने जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, फिर हमारा दिमाग उसको सीधा पढ़ता है। तो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह होता है जिससे प्रदूषण ना हो। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और पवन। तो जो हवा है, पवन है, वो एक प्राकृतिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 64। चलो थोड़ा सा इसको अपन जूम कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हो अगला क्वेश्चन हमारा 64 एंड 64 क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, ऑक्सीजन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस मतलब कि जो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन। जो ऑक्सीजन है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 65 क्वेश्चन है, नीले लिटमस को लाल करता है। देखो जो अम्ल होते हैं ना, खट्टे पदार्थ, वो क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। और क्षार क्या करते हैं? क्षार उल्टा करते हैं, क्षार लाल को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। याद रखना इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। अगला क्वेश्चन है 66। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या है? 2:3, 4:3, 8:3 और 16:3। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 4:3। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4:3 होता है। 67 क्वेश्चन है, वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, शुद्ध प्रतिबिंब और अशुद्ध प्रतिबिंब। तो वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। इसके बाद 69 क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और वर्णक्रम के कारण। तो तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को कहते हैं? शुष्क सेल, वोल्टाइक सेल, सौर सेल और इनमें से कोई नहीं। देखो सौर ऊर्जा होती है सूरज से मिलने वाली रोशनी। सूरज से मिलने वाली रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करते हैं वो सौर सेल करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 71। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। इसके बाद 72 क्वेश्चन है, एक कोष की जीव का उदाहरण है? ऐसा जीव कौन सा है जिसमें सिर्फ एक ही कोष का होती है? तो अमीबा एक कोष की जीव का उदाहरण है। 72 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 73। यदि एक चुंबक को 4 बराबर भागों में तोड़ा जाए तो कितने उत्तर और दक्षिण ध्रुव प्राप्त होंगे? मान लो एक चुंबक है, ठीक है, इसमें 2 ध्रुव होंगे, एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ। अब इसको हमने 4 भागों में तोड़ दिया, ऐसे 4 भागों में, तो इसमें अपन को 4 उत्तर ध्रुव मिलेंगे, ठीक है, 4 क्या मिलेंगे? उत्तरी ध्रुव मिलेंगे और 4 मिलेंगे दक्षिणी। तो एक चुंबक को 4 बराबर भागों में तोड़ने पर कितने ध्रुव मिलेंगे अपन को? 4 उत्तर ध्रुव मिलेंगे और 4 दक्षिण। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 74 क्वेश्चन, पृथ्वी का में सबसे कठोर पदार्थ है? देखो पृथ्वी में जो सबसे कठोर पदार्थ है वो हीरा है ना, हीरा सबसे कठोर होता है। इसके बाद 75 है, आयरन का संकेत है Fe, Fi और Mn।
देखो आयरन का संकेत होता है वो एफ ही होता है, एफ यानी होता है लोहा, और लोहा को ही क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। आई नहीं होता है, आई का मतलब होता है आयोडीन, जो कि नमक में होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। आयरन का संकेत क्या होता है, एफ ही होता है। अगला क्वेश्चन है 76, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस है। देखो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो गैस उत्पन्न होती है वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो 76 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद 77 क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को व्यक्त किया जाता है किलोग्राम द्वारा, ग्राम द्वारा, पाउंड द्वारा और कैरेट द्वारा। तो सोने को की जो शुद्धता है उसको व्यक्त करने के लिए कैरेट का यूज किया जाता है, जैसे कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, आपने सुना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 78, जल है एक, जल क्या है। देखो जल दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जल एक यौगिक है, ठीक है, क्या है, एक यौगिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 79 में बोला गया है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव इंगित करता है भौगोलिक उत्तर की ओर, भौगोलिक दक्षिण की ओर, पार्थिव चुंबकीय उत्तर की ओर और पार्थिव चुंबक दक्षिण की ओर। तो उत्तर किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव इंगित करता है वो किसको करता है, पार्थिव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र है। देखो अगर जंग लोहे पर लगी है तो उसका सूत्र होता है Fe2O3H2O, ठीक है, इनटू में H2O। लेकिन अगर सिर्फ जंग का सूत्र पूछा जाए, अगर जंग का सूत्र पूछा जाए तो ये होता है Fe2O3, लेकिन लोहे पर जो जंग लगती है उसका सूत्र होता है ए। अगर अकेले जंग का सूत्र पूछा जाए तो होगा Fe2O3, है ना, और अगर लोहे पर लगी जंग का सूत्र पूछा जाए तो उसमें H2O जुड़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र है वो पूछा गया है।